हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक साइंस की बात की थी, स्पेस साइंस की बात की थी। इसके अंदर हमने बहुत सारे कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात किया था। स्पेस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, मून कैसे कैसे हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। और कुछ अजीबोगरीब जैसे कि ट्रोजन एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, या फिर मतलब ऐसे अजीबोगरीब जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे यहाँ होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया था। मीटियर्स, मेटेराइट्स, इन सब में क्या डिफरेंस है, कॉमेट क्या होते हैं, ये सब एक डिस्कशन पेज पर मैं पढ़ रहा था अभी, तो किसी ने प्लूनेट्स के बारे में बात किया था। हालांकि उन्होंने ये लिखा था कि प्लूनेट्स उनको समझ में नहीं आया, और फिर मुझे भी समझ में आया कि प्लूनेट्स तो मैंने बताया ही नहीं है, आपको समझ में कैसे आएगा। देखो, प्लूनेट्स क्या होते हैं, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं। मान लो कि ये अपना अर्थ है, सुंदर प्यारा अर्थ, और इसके आजू बाजू में ये मून घूम रहा है। ठीक, ये बढ़िया चक्कर काट रहा है इसका। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे मून जो होते हैं वो तड़ी पार हो जाते हैं। मतलब कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों को आपस में इंटरलॉक किए हुए है, ये इंटरलॉकिंग इनकी टूट जाती है, और नाचते नाचते ये जो है इधर न मुड़ने के बजाय ये निकल लेगा कहीं और। तो ये कुछ ऐसे मून होते हैं। ये मून ऐसे हैं जो कि अपने प्लैनेट अर्थ को छोड़ चुके हैं। मतलब कि हम इनको ऐसा बोल सकते हैं कि ये अनाथ मून है। ठीक है, अनाथ किसको बोलते हैं? जिनके पेरेंट्स नहीं होते। और यहां पर ये मून अनाथ है क्योंकि इसका पेरेंट प्लैनेट जो है ये गायब हो गया है, या फिर इसको छोड़ के ये भाग गया है। तो ये अपना घर छोड़ के जब भाग जाता है, ऐसे मून को हम लोग प्लूनेट्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। आज का जो स्पेसिफिक चैप्टर है हमारा, वो है आखिरी स्पेस साइंस का एक चैप्टर। इसके अंदर ना मैं छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर्स दूंगा आपको। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें ना बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन समझ लो कि इन चैप्टर्स जो भी अभी हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे ऑल्टरनेट ईयर्स पे क्वेश्चंस आए हैं, और इस बार भी पूरी पूरी संभावना है कि क्वेश्चन बनेगा। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और पर्पस क्या है, उसके बारे में हम जरा एक बार छोटा सा डिस्कशन करते हैं, जिसके बेसिस पर आपको इन चैप्टर्स को कैसे ग्रास्प करना है ये आपको एक आइडिया लग सके। तो देखो, क्या करना है, हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना है। एक तो अपना मिशन होगा इसरो वाला, और एक दूसरा मिशन होगा नासा वाला। समझ लो कि अगर इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाए तो इसरो वाले को अगर हम 5 स्टार देते हैं तो हम नासा वाले को 3.5 स्टार्स दे देते हैं। ये इंपॉर्टेंस का लेवल है, नासा के कौन कौन से मिशन और इसरो के कौन कौन से मिशन। इनके अलावा जितने भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात होती है, जापान वाले जाक्सा की बात होती है, या फिर रशिया का जो ऐसा ही स्पेस एजेंसी होगा उसकी बात होगी, इन सब का इंपॉर्टेंस हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यूपीएससी पूछता क्या है इन सब में से? इनके ना कुछ मिशंस होते हैं। जैसे मान लो कि इन्होंने मार्स पर कोई एक मिशन बना दिया, या फिर मान लो कि जैसे नासा का ही है, इन्होंने किसी एक एस्ट्रॉइड पर मिशन बना दिया, या फिर इनके कुछ और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लो कुछ एक टेलीस्कोप है, या फिर कोई एक स्पेस स्टेशन बनाने की कुछ बात हो रही है। इस तरीके से जो इनके अलग अलग मान लो मिशंस हैं, हमें उनमें दो चीज का ध्यान रखना है। पहला कि वो अगर मिशन है तो वो कहां जा रहे हैं, किस पर्पस, मतलब क्या पर्पस है उस मिशन का। दूसरी बात कि वो आखिरकार क्या है, वो एक टेलीस्कोप है, वो इंफ्रारेड इमेजिंग टेलीस्कोप है, या फिर मतलब इस तरीके से कि वो क्या कर रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में ऊपर जाके स्पेस के इमेजेस ले रहा है, या फिर उसके पास आप बोल सकते हो कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी के लिए कुछ उसमें बात की गई है। मतलब ऐसा उसका मेन मिशन क्या है, और उसमें आखिरकार वो ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कि मान लो कोई भी एक मिशन उन्होंने भेजा, उसमें कोई एक सैटेलाइट है, तो क्या वो एक सैटेलाइट है? ठीक है, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन, बस हमें एकदम ऊपर की इंफॉर्मेशन चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशंस की, मतलब जो इनके मिशंस होंगे, हमारा मेन पर्पस होगा। और यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है, एक तरफ इनके मिशंस के नाम दे देगी, और दूसरे तरफ या तो इनके टारगेटेड प्लैनेट का नाम दे देगी, या फिर यहां पर इनको ये बताना रहेगा कि हाँ भाई ये है अपना सैटेलाइट, ये है अपना टेलीस्कोप, तो उसके बेसिस पर वो पूछ लेती है। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इतनी ही बातें हम कवर करेंगे इन सीरीज में, मतलब इस चैप्टर में, और आपको भी केवल इतना ही ध्यान देना है, क्योंकि देखो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का ना पूरा पेंडोरा बॉक्स है यहाँ पर, और इतनी अथाह इंफॉर्मेशन इसके अंदर है कि कितनी भी पढ़ लो कम ही पड़ेगी। तो हमें स्मार्ट गेस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, इस बात का ध्यान देना है हमें कि हम 100% मिशंस रट के नहीं जाएंगे। क्यों?
क्योंकि 100% की जरूरत नहीं है। अगर हम मोर और लेस 50 to 60% मिशन भी रट लेते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके बेसिस पर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर्स टिक कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान देना कि यूपीएससी कभी भी आपको रटने पर मजबूर नहीं करती है। वो हमेशा ना एक आपको जैसे मछलियों को फंसाने के लिए वो कांटा फेंकते हैं ना, समझ लो वो कांटा आपके लिए रहेगा हमेशा। तो हो सकता है कि आप उसमें फंस जाओ, लेकिन आपको चालाकी से कैसे निकलना है उसके लिए एलिमिनेशन टेक्निक काम आएगी। बस वो एक एलिमिनेशन आपको पूरा आंसर दे देगा। बस उतनी ही सफिशिएंट इंफॉर्मेशन चाहिए हमें जिसके बेसिस पर हम अपना आंसर टिक कर दें। हमें कोई भी स्पेस साइंस में साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। मैं क्या करूंगा, ऐसी चीजों को याद रखने के लिए और आपको बहुत दिन तक ऐसी चीजें याद रहें जो भी मिशंस हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मोस्ट ऑफ द चीजों की मैं आपको एक बार वीडियो दिखा दूं, या फिर कुछ भी जो भी आपके मान लो एनिमेशन होते हैं तो वो एनिमेशंस वगैरह मैं आपको दिखा दूं, जिसके बेसिस पर आपके मन में या फिर मतलब एक इमेज बन जाएगी ना उसकी, आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी, पहली बात। और दूसरी चीजें वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी, है ना। तो इसके बेसिस पर ही हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे मिशंस हैं, उन सबको याद कर पाना मुश्किल है, इसीलिए मैंने इनको छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो ऐसे में भी आज में या फिर कल सुबह तक में 3-4 लेसन इसके आएंगे, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम पूरा कवर करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप एक बार बैठना, उनको ध्यान से पढ़ना, हो सके तो साथ के साथ आप उनको याद करते हुए चलना। सिंपल सा है। चलो सबसे पहले अब हम यहाँ पर ना कैटेगराइज कर चुके हैं इन सब चीजों को कि नेशनल और ग्लोबल मिशंस हम किस फील्ड में पढ़ रहे हैं। मैंने इसको अलग से कैटेगराइज कर रखा है। जैसे कि मान लो आज का लेक्चर में हम स्पेसिफिकली एस्टेरॉइड्स के बारे में बात करेंगे। को जितने भी एस्टेरॉइड के ऊपर मिशंस हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, हम उतने ही देख रहे हैं। और यहाँ पर जो मैंने अभी ये फंडा बताया है ना कि किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है और बेसिकली हमें क्या एम्फेसाइज करके याद करना है, बस उतना ही ध्यान रखना। बाकी के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो केवल और केवल इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रटना है वो रटना ना पड़े, वो आपको यूं ही याद हो जाए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे कि किसी मिशन के बारे में अगर मैं थोड़ा भी डीप में जा रहा हूं तो उस डीप में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मेरा केवल इतना उद्देश्य होगा कि आपका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है किसी भी एक मिशन से रिलेटेड वो बस आपको यूं ही याद हो जाए, आपको रटने की जरूरत ना पड़े कुछ भी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जो भी एस्ट्रॉइड्स और दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे कौन कौन से मिशन अभी तक लॉन्च हुए हैं या फिर फ्यूचर में लॉन्च होने जा रहे हैं उनके बारे में छोटा सा डिस्कशन करते हैं। फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला है डॉन मिशन। डॉन मिशन के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी एक बार पूछा था। हमने जब एस्ट्रॉइड पढ़ रहे थे ना, मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट जब मार्स और जुपिटर के बीच में, उसमें हमने पढ़ा था एक होता है वेस्टा। वेस्टा एस्ट्रॉइड के बारे में हमने पढ़ा था। दो एस्ट्रॉइड्स पढ़े थे हमने, आपको याद होगा, एक वेस्टा था और एक सिरस था। हमने और मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि वेस्टा के ऊपर बताओ कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, और इसके बारे में हमने चर्चा भी किया था कि ये 17 मुल्कों की पुलिस जिसके पीछे पड़ी है वो डॉन नहीं है बल्कि ये डॉन है, ठीक है। डॉन मिशन, डॉन मिशन जो है वो नासा ने, सबसे पहले तो ये याद रखो कि डॉन मिशन किसका है, नासा का है। दूसरा किस लिए है, बाकी के एस्टेरॉइड्स की स्टडी करना, स्पेसिफिकली 2 एस्टेरॉइड की, एक तो वेस्टा और दूसरा सिरस, ठीक है। ये केवल एकमात्र ऐसा मिशन है, डॉन मिशन एकमात्र ऐसा मिशन है जिसने सिंगल लॉन्च में वेस्टा का भी चक्कर लगाया है और सिरस का भी चक्कर लगाया, मतलब कि 2 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टारगेट्स को चक्कर लगाने वाली बात की गई। तो ऐसा एकमात्र मिशन है डॉन मिशन। और अपने सोलार सिस्टम में ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होंगे। तो शुरुआत में क्या हुआ, इसकी कहानी थोड़ी सी सुनते हैं। वेस्टा और सिरस, सबसे पहले क्या हुआ कि सोलार सिस्टम को हमें पढ़ने की थोड़ी जरूरत पड़ी। हमें समझ में आया कि अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्टडी कंडक्ट करेंगे तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि एक तो मून का टाइडल लॉकिंग का सिस्टम, या फिर जो ये छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स हैं, ऐसा हम मानते हैं कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये मेन प्लैनेट टूट के बने हैं, या फिर टाइम के साथ साथ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स एक साथ कंबाइन होकर कोई बड़ा प्लैनेट बना है, ऐसा हम कुछ समझते हैं। तो हम अगर इनके मिनरल कॉम्पोजिशन की बात अगर देख लेंगे कि ये लोग आखिरकार कैसे बने हैं, किन ऑब्जेक्ट से मिलकर बने हैं, तो हमें थोड़ी स्टडी या फिर थोड़ा अपने अर्थ के इवोल्यूशन में, या फिर हमारे जो अंडरग्राउंड मतलब कि बहुत ही अंदर जो मिनरल्स हैं हमारे अर्थ के अंदर, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता चल सकता है। इसीलिए ये सारे मिशंस भेजे जाते हैं। तो उनमें से एक नंबर हमने क्या पढ़ा, डॉन मिशन। 2011 में ये मिशन लॉन्च किया गया था, काफी पुराना है।
और इसने सबसे पहले वेस्टा पर चक्कर काटा और उसके बाद 2015 में ये सिरस के पास चला गया। देखो यहाँ ऐसे सबसे पहले क्या हुआ कि हम यहाँ से मिशन छोड़ते हैं और ये मार्स के ऊपर ऊपर से टहलता हुआ 2011 में पहुंच गया वेस्टा के पास, ठीक है। सॉरी 2007 में इसको लॉन्च किया गया था और 2011 में ये पहुंचा वेस्टा के पास। इसने 2-3 साल यहाँ पे चक्कर काटे और फिर यहाँ से निकल गया ये सिरस के पास और सिरस के पास फिर से ये चक्कर काटे। तो मतलब क्या है कि 2 टेरेस्ट्रियल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट को पढ़ने का या फिर उसके चक्कर काटने का एकमात्र ये मिशन डॉन है, इसीलिए हम इसको पढ़ भी रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर एक मिशन है लूसी और साइकी। देखो साइकी जो है, जैसे हम लोग सिरस वेस्टा ऐसे पढ़ते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में, ऐसे 16 साइकी के नाम से 16 साइकी, इसका नाम ही 16 साइकी है, नाम से ना एक और एस्ट्रॉइड है। और ये लूसी है, लूसी भी एक तरीके का एस्ट्रॉइड है। लूसी से कैसे याद कर सकते हो, लूसी मूवी देखी आप लोगों ने, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर से इसको खाली टाइम पर, अभी नहीं एग्जाम वगैरह दे लो, जब भी खाली समय मिले मूड ऑफ हो तो ऐसे साइंटिफिक वाले थोड़ा साइंस फिक्शन वाले मूवी देखना बहुत ही बढ़िया लगेगा। अर्थ इवोल्यूशन के बारे में लूसी है और एक्सटेंट बताया गया है कि ह्यूमन माइंड, जैसा कि हमें पता है कि अभी कितना % काम करता है, मुश्किल से 8% तक काम करता है हमारा माइंड। अगर यही माइंड 100% काम करने लगे तो इंसान क्या कर सकता है, उसके ऊपर बेस्ड ये मूवी है। कभी खाली फुर्सत मिले तो जरूर से देखना। यहाँ पर सोलर सिस्टम जो है हमारा, उसके ये लूसी और साइकी के ऊपर एक मिशन भेजा गया नासा के द्वारा। तो 16 साइकी जो है ना, ये एक प्रकार का मेटल एस्ट्रॉइड है। मेटल एस्ट्रॉइड मतलब यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स बहुत सारे मिल सकते हैं। तो ये जो लॉन्च करने की डेट इसकी रखी गई है वो लगभग 2021 और 2023 में रखी गई है। 2021 में कौन जा रहा है, ये लूसी जा रहा है। लूसी क्या करेगा, हमने याद होगा आपको कि ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स पढ़े थे। ट्रोजन एस्ट्रॉइड कहाँ थे, ट्रोजन एस्ट्रॉइड थे ये जो कि ये मान लो जुपिटर प्लैनेट घूम रहा है तो इससे थोड़े पीछे एक पूरी बेल्ट जो इनके साथ साथ घूम रही थी इसी के डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे, ट्रोजन एस्ट्रॉइड का। तो लूसी जो है ना वो ट्रोजन एस्ट्रॉइड की पढ़ाई करेगा और जो साइकी जो हमारा रहेगा वो साइकी एस्ट्रॉइड की पढ़ाई करेगा। तो बस इतना सा है, ये याद रखना, लूसी और साइकी एस्ट्रॉइड के नाम है और नासा की ये मिशन है जो कि 2021 और 2023 में लॉन्च होने की संभावना इनको बताई गई है, ठीक है। तो ऐसा कुछ लूसी और साइकी देखने को मिलेगा। फिर एक आता है न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम। देखो न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम क्या है ना, 2-3 एक साथ मिशंस हैं जिनको कंबाइंडली हम लोग न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के अंदर में रखते हैं। सबसे पहले हम देख ही लेते हैं कि वो प्रोग्राम है कौन कौन से। 3 प्रोग्राम्स हैं। एक है हमारे पास पहला न्यू होराइजन, दूसरा है जूनो मिशन। जूनो मिशन बहुत फेमस है, आपने डेफिनेटली इसके बारे में सुना होगा। और तीसरा भी बहुत फेमस है, ओसिरिस रेक्स, जो कि हमारे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट बेनू एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ेगा, ठीक। तो इन तीनों के बारे में जरा एक बार हम पढ़ते हैं। देखो न्यू होराइजन जो है, न्यू होराइजन प्लूटो के पार जाके कूपर बेल्ट की पढ़ाई करने की बात करता है। 2006 में ही लॉन्च हो चुका ये न्यू होराइजन मिशन 2015 में लगभग अपने जगह पर पहुंच गया जहां पर इसको पहुंचना चाहिए था। और न्यू होराइजन की बात करें ना तो वन ऑफ द फास्टेस्ट मिशन है ये। आप खुद ही समझो कि 2006 में जिसको हमने भेजा हो और 2015 में प्लूटो के पास पहुंच गया हो। तो 2006 में लॉन्च हुआ न्यू होराइजन मिशन। जूनो मिशन जो है वो 2011 में लॉन्च हुआ था, जो कि जुपिटर तक पहुंचा है 2016 में। और तीसरा ओसिरिस रेक्स जो कि सितंबर 2016 में इसको भेजा गया था। इसका बेसिक काम ये है कि बेनू जो हमारा एस्ट्रॉइड है उसके पास जाओ, बढ़िया स्पॉट फाइंड करो, उस पर लैंड करो, लैंड करने के बाद वहां से उसका रॉक एक्सट्रैक्ट करो, मतलब ड्रिल करके, या फिर अगर वहां पर कुछ भी पड़ा हुआ है, अभी बेनू का हम लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। तो उस टाइम पे वहां पर कुछ लोकेशंस फाइंड करो, वहां से कुछ लेके 2023 तक अपने घर वापस आ जाओ, मतलब अर्थ पर वापस से लैंड कर लो। ये है हमारा ओसिरिस रेक्स का। जरा एक बार पढ़ते हैं इन बारे में। जैसे न्यू होराइजन है, पहला मिशन है जो कि प्लूटो सिस्टम और कूपर बेल्ट को इतना तेजी से पार करते हुए निकला है। मतलब कि आप खुद ही समझो 2006 में लॉन्च किया हुआ और प्लूटो के बारे में तो पढ़ा ही पढ़ा, साथ में उसका एक मून है चारो, ये लिखा हुआ है। यहां पर आइस ड्वार्फ्स मिलते हैं। आइस ड्वार्फ्स आप समझ सकते हो, अभी हम लोग आगे एक ये पढ़ेंगे, क्या नाम है इसका, पेनिटेंटिस। तो पेनिटेंटिस के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये अभी तक माना जाता था कि ऐसे पेनिटेंटिस जो हैं वो केवल अर्थ पर ही मिलते हैं, लेकिन प्लूटो पर भी मिल गए।
तो इसलिए थोड़ा सा ये न्यू होराइजन मिशन भी वहां जाता है। और क्या बात किया इसने, मिशन इस तरीके से गया है कि प्लूटो और उसके मून के ऊपर पढ़ाई करे, और साथ ही साथ जो एकदम बड़ा सा ये जो कंफ्यूजन चलता नहीं है, 2006 में याद होगा कि हमने एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बैठाई थी, उसके अंदर डिफाइन किया गया था प्लैनेट को, ठीक है। तभी से ये मिशन चल रहा है कि भैया हमें बताओ कि प्लूटो को आखिरकार हम करें क्या। हम उसको इनर रॉकी प्लैनेट, जैसे कि अपना शुरुआत का 4 प्लैनेट है ना, ये अपना मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसके कैटेगरी, और जो हमारे आखिरी के 3 हैं, सॉरी आखिरी के जो 4 हैं, जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनके बीच में कहीं पर प्लूटो रखने की संभावना है कि नहीं। क्योंकि देखो ये गैसियस प्लैनेट नहीं, प्लूटो गैसियस प्लैनेट नहीं है, क्योंकि बाकी की ये सारी चीजें जो है ना, ये सब गैसियस प्लैनेट्स में आते हैं। दूसरी बात ये कि प्लूटो जो है बढ़िया आइसी सरफेस, मतलब गजब ठंडा है। आप सोचो वहां इतना दूर है हमसे, वहां पर सूरज की रोशनी तो बहुत कम पहुंचती होगी, टेम्परेचर बहुत ही कम है। तो इन सब बेसिस पर उसको कहां, किस बेसिस पर क्लासिफाई करना है, इसके लिए न्यू होराइजन मिशन चला था, ठीक है। और लगभग 10 सालों में इसने 3 बिलियन माइल्स कवर किया है, तो इसीलिए इसको वन ऑफ द फास्टेस्ट मिशन हम बोल रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास एक यहीं पर एक छोटा सा जो मैं बात कर रहा था पेनिटेंटिस का। पेनिटेंटिस क्या होता है ना, कि ऐसे ब्लेड्स शेप के पतले पतले आइस के शीट्स मिलते हैं। इनका जो डायरेक्शन होता है, जैसे कि सनफ्लावर आपने देखा है, वो सूरज के साथ साथ उसको ट्रेस करता हुआ, उसका जो चेहरा है सूरजमुखी, नाम से ही पता चल रहा है सूरज की तरफ मुख करने वाला फ्लावर। ये जो है ना सूरजमुखी, जैसे कि सन की तरफ डायरेक्टेड होता है, समझ लो ऐसे ही पेनिटेंटिस जो होती हैं ये भी सन की तरफ ऐसे खींचे हुए होते हैं। अब बोला तो जाता है कि ये इरोजनल फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि ज्योग्राफी में हम पढ़ते थे। तो पेनिटेंटिस कुछ अभी तक ऐसा हम समझते थे कि केवल और केवल अर्थ पर ही मिलता है, मतलब अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहां पर ये पेनिटेंटिस होते हैं। लेकिन प्लूटो पर भी ऐसे पेनिटेंटिस देखने को मिल गए। हालांकि ये जो फोटो है ना, ये समझ लो एनिमेटेड है। मैंने और भी दूसरी पिक्स देखी जहां पर ये बताया गया कि हाँ प्लूटो पर पेनिटेंटिस हैं, लेकिन मैंने उसको इसलिए यहाँ नहीं लगाया है क्योंकि उससे पता ही नहीं चलेगा कि पेनिटेंटिस एक्चुअल में क्या है। उन्होंने यार कुछ इमेजेस लिए होंगे उसके, और कुछ दूसरे वेवलेंथ में उन्होंने इमेजेस ली होंगी, उससे उनको पता चला होगा, वो बात अलग है। लेकिन डिफरेंस ये है, तो पता चल गया कि हाँ पेनिटेंटिस मिलते हैं। लेकिन डिफरेंस देखो प्लूटो में और अर्थ के पेनिटेंटिस में डिफरेंस ये है कि अर्थ पर तो भैया आइस है, मतलब कि ये जितने भी हैं वो लोग वाटर वगैरह से बने हैं। लेकिन जो प्लूटो है ना, वहां पर उसका चूंकि एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, तो वहां पर है मीथेन और नाइट्रोजन, इनके पेनिटेंटिस मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना कि पेनिटेंटिस क्या होते हैं। सिंपल सा है, ये भी मुझे लगता है कि हाइपोथेटिकल इमेज ही है, कुछ भी ऐसा प्लूटो के ऊपर से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, इतनी रोशनी नहीं पहुंचती प्लूटो पे। पहली बात तो कूपर बेल्ट की पढ़ाई करने के लिए भी चला गया, जब प्लूटो तक पहुंचा तो लोगों ने कहा चलो भेज देते हैं। इसके अलावा देखो एक और मिशन है जिसको हम लोग अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे, वो है वोएजर मिशन। वोएजर, वोएज मतलब क्या होता है, यात्रा करना। और ये यात्रा करने के लिए, सुदूर यात्रा करने के लिए वोएजर 1 और वोएजर 2 मिशन भेजे गए, जो कि इटसेल्फ अपनी कूपर बेल्ट की पढ़ाई करता है। इसको भी याद रखना, कूपर बेल्ट की पढ़ाई करने के लिए ये अपना न्यू होराइजन मिशन भी है। ये छोटे छोटे ड्वार्फ प्लैनेट को, आईसी रॉक्स एंड कॉमेट्स जो कि यहाँ कूपर बेल्ट में है, इन सब की पढ़ाई करने के लिए न्यू होराइजन मिशन भी काम आता है। तीसरा जो है वो है ओसिरिस रेक्स। ओसिरिस रेक्स का देखो फुल फॉर्म वगैरह तो याद नहीं कर पाओगे, ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ एक्सप्लोरर, बहुत कठिन है, छोड़ दो इसको, काट दो, ये सब मत याद करो। याद रखना ओसिरिस रेक्स, जब भी यूपीएससी पूछेगी तो इसी नाम से पूछेगी, वरना नहीं पूछेगी। बात ये हुई कि ये अपने सबसे पास वाले एस्ट्रॉइड, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड बेनू पर जाने की कोशिश कर रहा है। अब बेनू को सिलेक्ट क्यों किया गया, ऐसे तो बहुत सारे समझ लो ऐसे एस्ट्रॉइड घूम रहे होंगे, तो बेनू ही क्यों? तो बेनू एक तो अपने अर्थ के पास में है सबसे पहली बात, और बहुत कम ऐसे एस्ट्रॉइड्स होते हैं जिनका जो हम बोल सकते हैं कि ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट अपने अर्थ के ऑर्बिट से मिलता हुआ जाता है। जैसे कि मान लो जो इसका ग्रीन कलर वाला यहाँ पर देख रहे हो, ये ग्रीन कलर में आपका बेनू का ऑर्बिट है, और जो ब्लू कलर देख रहे हो वो हमारे प्यारे अर्थ का ऑर्बिट है। तो देखो दो जगह ये क्लैशिंग टाइप के कुछ दिख रहे हैं ना। अब इतना पास भी नहीं होगा कि एक दूसरे से पृथ्वी भिड़ जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन मोर और लेस
हमें पता चलता है जब भी सबसे पास वाले टाइम पर ये पहुंच रहे हो उस टाइम पर अर्थ यहाँ रहेगा, यहीं पर तुरंत भेज दो, है ना। तो या फिर कुछ और कि यहाँ से पास से गुजर रहे हैं तो यहाँ पर भेज दो, जहां पर भी सुटेबल पड़ता होगा उस हिसाब से इसको सेलेक्ट किया गया। और दूसरी बात ये भी कि यहाँ पर जो मिनरल्स एक्सप्लोर वगैरह किए जाते थे वहां पर मेटल्स वगैरह होने की संभावना थोड़ी ज्यादा जताई गई। और दूसरी बात ये कि इसका साइज देखा गया, तो अगर बहुत छोटे साइज के कोई एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना तो वो स्पिन बहुत तेज करते हैं। तो कोई भी अगर मान लो हम मिशन भेजते हैं वहां पर हमें किसी चीज को लैंड, मतलब अपना जो स्पेस क्राफ्ट है उसको हमें लैंड कराना हुआ, पता चला वो तेजी से नाचे जा रहा है, तो उसके ऊपर कभी हम टिक सकेंगे क्या? नहीं। तो उसके लिए ओसिरिस रेक्स जो है वो अपना सबसे परफेक्ट एस्ट्रॉइड दिखा कि हाँ भैया यहां पर जाओगे। और एक्चुअल में सबसे पास वाला क्यों रखा हमने? क्योंकि इनको घुमा के वापस भी लेके आना था, वहीं पर छोड़ नहीं देना था, ठीक है। तो इसके बेसिस पर बेनू को सेलेक्ट किया गया। और जैसा कि हमने पता किया कि 7000 से ज्यादा एस्ट्रॉइड्स हैं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं, और लगभग 30 मिलियन माइल्स में ऐसा मिलता है। अर्थ के पास वाला ओसिरिस रेक्स का मिशन जो था उनमें से सिलेक्ट करता था जिसका ऑर्बिट अर्थ से सिमिलर हो, तो ऐसे 200 मिले, तो उनमें से बेनू एक था। फिर उसमें साइज का बात आया कि अगर 200 मीटर के डायमीटर से कम होता तो वो बहुत तेजी से नाचता, इसलिए अब चूंकि बेनू 500 मीटर के डायमीटर में है तो वो धीमा रोटेट करता है, इसीलिए जो भी इसका रेगुलिथ जो है ना इसका लैंडर है, तो रेगुलिथ जो है ओसिरिस रेक्स में जो आर है वो रेगुलिथ को बताता है, तो रेगुलिथ वहां पर आराम से स्टे कर सकता है। और कॉम्पोजिशन इसका एक और रीजन था जिसके बेसिस पर हमने बेनू को सिलेक्ट किया। जैसा कि मैंने बताया कि कार्बन रिच है, बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि अर्थ के टाइप से है, मतलब कि अर्थ के लाइफ पे जो पहले अर्थ था मान लो बहुत बिलियन ईयर्स पहले, तो वैसा कुछ प्लैनेट टाइप का, मतलब वैसा कुछ इसका मटेरियल है। तो कुछ मेटल और ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स यहां पर पाए जाएंगे जिसकी वजह से ओसिरिस रेक्स हमारा चलेगा। देखते हैं प्लैनेट कैसा है अपना प्यारा बेनू प्लैनेट। ये दिख रहा है बेनू, ऐसा कुछ है बेनू। तो यहां पर क्या हुआ है ना, 3-4 जगह हमने फाइंड की है, नाम भी बड़े बढ़िया से है। एक तो ओस्प्रे है, दूसरा है हमारा ये वाला स्पॉट जिसका नाम है किंगफिशर से कुछ लोग का ध्यान कहीं और जा रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, नाइटिंगेल है, और चौथा है सैंड पाइपर। तो यूपीएससी कभी यूं पूछे कि नाइटिंगेल, ऑस्प्रे, किंगफिशर, सैंड पाइपर आर इन न्यूज करेंटली, बताओ कि ये क्या है। तो पता चला उसने बताया कि कुछ बीमारी का नाम है, कुछ नए प्लेसेस ओरिजिनेट हुए हैं सी सरफेस के अंदर, या फिर बेनू के 4 प्लेसेस है जहां पर ओसिरिस रेक्स लैंड करना चाह रहा है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस बन सकते हैं ना, तो इसीलिए ये मैंने आपको दिखाया। ये कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर आप देख सकते हो कि लैंड करने की बात हुई है। ये नाइटिंगेल है, ये किंगफिशर है, ऐसे नाम दे दिए उन्होंने, ये ऑस्प्रे है और ये सैंड पाइपर है। ये सब प्लेन एरियाज हैं जहां पर स्टेबिलिटी आएगी। और देखो यहाँ पर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, इन्हीं को कुछ भी बटोर के लेके आना होगा, तो आसान है काम, उतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन सबसे डिफिकल्ट ये था कि यहां तक पहुंचना, लैंड करना और फिर वापस भी आना, समझ रहे हो ना, थोड़ा मेहनत का काम है। तो इसीलिए ओसिरिस रेक्स एकदम फेमस हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो ये तो बात हुई हमारी ओसिरिस रेक्स की। साइज देखो यहाँ पर कंपेयर किया गया है, एक 443 जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है और एक एफिल टावर, इनसे लगभग बड़ा ही है थोड़ा सा। और ये कुछ साइज है एस्ट्रॉइड बेनू का। फिर क्यूब सेट्स की बात करते हैं। क्यूब सैट जो होते हैं ना, वो समझ लो कुछ ऐसे नैनो सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि अभी हम लोग कलाम सैट की बात कर रहे थे, तो कलाम सैट ऐसा ही एक क्यूब सैट था जिसके बारे में हम ये बोलते हैं कि वो 3D प्रिंटिंग से बना था, तो इसीलिए कलाम सैट एकदम से फेमस हो गया। समझ लो क्यूब सैट ऐसे कुछ नैनो सैटेलाइट्स होते हैं, इनका जो डायमेंशन है ना वो एकदम फिक्स होता है, 10x10x11 सेंटीमीटर का। बस इसी शेप के ये नैनो सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए नासा ऐसे क्यूब सेट्स बनाती है और इनको पीपॉड मतलब कि पॉली पिको सैटेलाइट ऑर्बिटल डिप्लॉयर इसके थ्रू भेज देती है कि जाओ वहां पर फिक्स रहो। और इनसे ना बहुत छोटे छोटे मिशन होते हैं वो कराए जाते हैं। तो इनके बड़े मजेदार चीज ये है कि इनके पास ना एक अल्ट्रा प्यूरिफाइड वाटर यहां पर इनके अंदर होता है, जो कि इनके प्रोपल्सिव एजेंट्स बनते हैं। मतलब कि जो इनका प्रोपेलेंट है ना, वो प्रोपेलेंट है वाटर, अल्ट्रा प्यूरिफाइड वाटर। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इसीलिए मैंने क्यूब सेट को आपको फिर से बताया। यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म समझाए गए हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता करना है, जरूरत नहीं है इतनी डिटेल्स की। क्यूब सेट यहाँ पर
जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि लो थ्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इनके जो भी थ्रस्टर्स होते हैं, और यहाँ पर अगर इनसे मिलिट्री पर्पस के लिए काम करा लो, इनको कॉमर्शियल पर्पस के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करा लो, हाई रेजोल्यूशन इमेज वगैरह खींच लेते हैं, डिजास्टर रेस्पॉन्स के लिए अगर मान लो इंटरनेट सर्विस चाहिए तो वहाँ पर ये कुछ प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से ऐसा ही हो रहा है कि क्या हो रहा है कि अगर समझ लो बहुत ही फास्ट इंटरनेट सर्विस चाहिए तो एटमॉस्फेयर में से खूब सारे क्यूबसैट छोड़ दो। तो नासा इनफैक्ट ऐसा मिशन लॉन्च भी करने वाला है, ऐसा प्लान भी कर रहा है, जिसमें इंटरनेट स्पीड को अथाह स्पीड बनाने के लिए, मतलब समझ लो एकदम खतरनाक स्पीड, आपकी स्पीड आ रही है कम से कम 50 Gbps की स्पीड आ रही है, तो ऐसे इंटरनेट स्पीड्स के लिए क्यूबसैट सैटेलाइट का यूज किया जा सकता है। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। फिर इनके बाद देखो नासा का एक चेस रॉकेट है, जिसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक तो सबसे पहले चेस क्या है, एक रॉकेट है। ठीक, सबसे पहली बात जो हमने शुरुआत में डिस्कस की थी कि क्या याद रखना है। दूसरा, किसने बनाया है, नासा ने बनाया। क्या काम करेगा, तो ये समझो कि जो हमारे इंटरस्टेलर क्लाउड होते हैं, इंटरस्टेलर का क्या मतलब होता है, बिटवीन, इंटर मतलब किसी दो के बीच में, स्टेलर मतलब होता है स्टार। ये मैं आपसे क्वेश्चन शायद एक बार पूछ भी चुका हूं कि इंटरस्टेलर स्पेस का क्या मतलब होता है ना, लास्ट लेक्चर में ही शायद आपसे मैंने पूछा था, हालांकि किसी ने आंसर नहीं किया था मुझे। इंटरस्टेलर क्लाउड जो है वो क्या होता है कि दो स्टार्स के बीच में जो भी चीजें बची हैं, जैसे कि कूपर बेल्ट है, कूपर बेल्ट के और बाहर चले जाओ, ठीक है, तो वहां पर मिलेगा आपको इंटरस्टेलर स्पेस। क्यों, क्योंकि जो हमारा सन है, एक स्टार ये हो गया, इसका सोलर फ्लेयर्स जो भी आते होंगे समझ लो यहां तक पहुंच के, उसकी भी तो एक लिमिट होगी ना, उससे बाहर नहीं जाते होंगे। फिर समझ लो दूसरा कहीं स्टार कहीं और होगा, ठीक है, मान लो प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो वहां से कुछ ये ला रहे होंगे, तो इनके बीच का जो स्पेस है इसी को बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। और इसी इंटरस्टेलर स्पेस के जो भी इंटरस्टेलर क्लाउड्स हुए उनकी पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए चेस रॉकेट है। नाम से खतरनाक है, चेस जैसा, यहाँ पर कुछ भी शतरंज खेलने जैसा कुछ नहीं है, याद रखना। और नए स्टार्स, प्लैनेट्स जो भी इसके बीच में हैं वो इनके बारे में पढ़ता हुआ जाएगा कि डीप स्पेस में क्या चीजें हैं, उनके एटम्स, उनके मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई करेगा। ऐसा ही कुछ है चेस रॉकेट, बस इतना ही इंफॉर्मेशन लो, मोर देन सफिशिएंट है। नासा का एक मिशन है आयनोस्फीयर को एक्सप्लोर करने का। तो यहां पर दो मिशन हैं, एक हमारा गोल्ड मिशन है और एक हमारा आइकन मिशन है। तो याद रखना गोल्ड और आइकन जो है वो किसके लिए हैं, आयनोस्फीयर को एक्सप्लोर करने के लिए। गोल्ड जो है वो है ग्लोबल स्केल ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिम्ब एंड डिस्क, और आइकन है आयोनोस्फीयर कनेक्शन एक्सप्लोरर। तो बस इतनी सी बात आपको याद करनी है। नासा का मिशन दो है, गोल्ड और आइकन। गोल्ड और आइकन किसके द्वारा है, नासा के द्वारा है। क्या करेंगे ये लोग अपर आयनोस्फीयर को एक्सप्लोर करने की बात करेंगे, दैट्स इट। बस इतनी पढ़ाई करनी थी। नासा ने एक बड़ा ही खतरनाक किलो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। ये इमेज में आप देख रहे हो किलो पावर प्रोजेक्ट को, समझ लो कि ये एक प्रकार का न्यूक्लियर पावर जनरेटर है। इसमें यूरेनियम 235 रिएक्टर्स लगाए गए हैं। 235 यूरेनियम 235 वाला रिएक्टर लगाया गया है, मतलब 235 रिएक्टर्स नहीं है, मतलब यूरेनियम का एक आइसोटोप है यूरेनियम 235। तो उसके बेसिस पर ये रिएक्टर चलता है, और इस पे इतना सही इसका, आप इसके मतलब जो पावर की अगर हम बात करेंगे तो वो इतना खतरनाक है कि अगर इसको अपने घरों में हम लगा लें तो मेरे और आपके मतलब जो अभी पढ़ रहा है वो सिंगल पर्सन, हमारे दो के घर में अगले 10 साल तक ना बढ़िया बिजली देगा। ये एसी चलाओ, फ्रिज चलाओ, वॉशिंग मशीन चलाओ, कुछ भी चलाओ, ये बढ़िया पावर जनरेट करेगा 10 साल तक। आप सोचो कि इतना बढ़िया, मतलब कि इसकी जो क्षमता है ना वो 10 किलोवाट की है। नॉर्मली हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है ना वो 5 किलोवाट का होता है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि दो ऐसे घर को अगले 10 साल तक एनर्जी सप्लाई करने में कैपेबल है ये हमारा नासा का किलो पावर प्रोजेक्ट। तो इसका यूज क्या करेंगे हम, मान लो मार्स पर कहीं जाना है या फिर मून पर कहीं जाना है, वहां पर इसको लेते गए अपने साथ, और अगले 10 साल तक ये बढ़िया आपको, एक तो जैसे सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स लगा के तो हम यूज करते ही हैं, लेकिन अगर मान लो और पावर की जरूरत है, क्योंकि सोलर पैनल्स जो होते हैं ना वो इतने खतरनाक 10 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल पावर नहीं दे सकते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बैटरी वगैरह लगानी पड़ेगी, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये एकदम फिट है, तो कभी मार्स पर बसना हो या फिर ऐसे कुछ भी सिस्टम लगाना हो तो वो। और दूसरा इसका हम लोग ना, एक जैसे अभी हम लोग जो प्रोपेलेंट्स यूज करते हैं उनमें कुछ फ्यूल प्रोपेलेंट्स ये सब, जैसे कि अभी हम लोग हाइड्रोजीन ये सब पढ़ रहे थे ना, उसके जगह पर ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोपेलेंट्स आते हैं, उनके जगह पर भी ये किलो पावर प्रोजेक्ट का ये जो
डिवाइस है ये यूज हो सकता है। तो इन दो पर्पज से किलो पावर प्रोजेक्ट को याद करना, कहीं मार्स पे चले गए और बढ़िया ऐसे छतरी डाल के ये सबको पावर सप्लाई कर रहा है अगले 10 साल तक, कोई टेंशन नहीं है, आराम से रहो, खाओ पियो ऐश करो मार्स पे। तो ऐसा हो सकता है। फिर इसके बाद 2 सैटेलाइट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, एक आइस सैट और दूसरा ग्रेस। याद रखना दोनों नासा के हैं और इनका बेसिक पर्पस क्या है। देखो ग्रेस जो है वो है ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर अर्थ के पास जो भी आइस शीट्स बनती हैं या फिर सी का लेवल घट बढ़ रहा है या फिर वाटर रिजर्व जो अंडरग्राउंड में है वो कितने लेवल्स पर चेंज हो रहे हैं, इन दोनों चीजों को पढ़ने के लिए ये 2 चीजें हैं, आइस सेट और ग्रेस। ठीक है, याद रखना क्या बात याद रखनी है कि आइस सेट और ग्रेस 2 ऐसे मिशन हैं जो कि नासा के द्वारा छोड़े गए हैं और इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस है कि हम बताएंगे कि आइस की शीट्स कितनी मोटी पतली हो रही हैं टाइम के साथ साथ, सी लेवल घट बढ़ कितना रहा है और वाटर रिजर्व जो है हमारे अंडरग्राउंड में वो कितने चेंज हो रहे हैं, याद रहेगा। फिर एक बढ़िया मिशन आता है जिसका नाम है रिमूव डेब्रिस मिशन। तो रिमूव डेब्रिस के नाम से ना एक सैटेलाइट है, ये यूके का सैटेलाइट है, याद रखना। यूके ने सरे स्पेस सेंटर वहां पर है एक, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरे ने एक डेब्रिस मिशन प्लान किया है, रिमूव डेब्रिस। इसको यूरोपियन कमीशन और दूसरे पार्टनर्स के द्वारा भी मिलाया गया है। काम क्या करेगा, काम देखो कुछ इस तरीके से मैं नहीं समझाता हूँ, वीडियो देखते हैं वहीं पर समझते हैं, चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ये हमें ये रहा स्पेस डेब्रिस। तो देखो क्या है कि हमारे अर्थ के आसपास में मिलियंस ऑफ स्पेस डेब्रिस है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लेनेट के इर्द गिर्द आपको मिलेंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तादाद में, मान लो कि अब जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट है तो वो भी आपको समझ लो ऐसे ही स्पेस डेब्रिस ही है वो सब, लेकिन वो नेचुरल स्पेस डेब्रिस हैं, उनका अर्थ के साथ उतना कोई बड़ा ताल्लुकात है नहीं और अर्थ के ऊपर उतना कुछ प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन आर्टिफिशियली हमने कितने सारे यहाँ पर सैटेलाइट्स लॉन्च कर रखे हैं अपने लो अर्थ ऑर्बिट में ही, मिलियंस ऑफ ऐसे स्पेस डेब्रिस हैं, उनके लिए ये मिशन भेजा जा रहा है। तो रिमूव डेब्रिस नाम से इसके अंदर ये रहा अपना छोटा सा कारागा, मतलब इसके अंदर ये करामात दिखाने वाला सैटेलाइट। क्या होगा कि ये फैल्कन जो स्पेस एक्स है अपना, स्पेस एक्स फैल्कन 9 से इसको छोड़ा जाएगा और फिर यहाँ से इसमें बेसिक होगा क्या ना, ये सबसे पहले जाएगा कहाँ पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, वहाँ पर इसकी डॉकिंग होगी। डॉकिंग का क्या मतलब है, ये डॉक होते हैं, डॉक मतलब कि आपने मूवी देखी है क्या, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी में ऐसी चीज़ें होती थी, ग्रेविटी में वो डॉक कर रहे थे स्पेस स्टेशन में। क्या हुआ कि यहाँ पर आएगा और ये जो जापानीज एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल है इसका, ये निकल कर आएगा। ये जापानीज एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल क्या करेगा, इसको वापस से, मतलब जो लॉन्च करने वाली बात है ये कौन करेगा, ये समझ लो रिमोट मैनिपुलेशन सिस्टम जो भी है उसको ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहा है। तो इसने भेज दिया, अब ये निकल लिया अपने काम पे। जहां पर भी इसको जो भी चीजें मिलेंगी, सबसे पहला नेट कैप्चर, जो भी चीजें मिलेंगी उसको ये पकड़ लेगा, नेट कैप्चर। जैसे मछुआरे लोग मछली पकड़ते हैं ना, समझ लो वैसा ही कुछ होगा। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इसको घूमता फिरता देखो ये दिख रहा है, अब ये क्या करेगा, ऐसे नेट बिछाएगा और ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी साथ में इसको दिख रहा रहेगा वो उसको ऐसे पकड़ लेगा। ठीक, नेट कैप्चर हो गया। दूसरा विजन बेस्ड नेविगेशन। विजन बेस्ड नेविगेशन मतलब समझो कि ये सब जो निकल रहे हैं ना, ये सब है इसके अंदर, एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट 2 है कि मान लो इसको कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा आसमान में दिखता हुआ समझ में आया कि ये इसने पहचान लिया, ओ ऐसा ऑब्जेक्ट है। आयरन मैन के अंदर जैसे वो सूट में दिखता है ना, अब ये गया इसको पकड़ने के लिए, ये करेगा यहाँ से जैसे एम वाला लगाते हैं ना, वैसा ये टक से इसको मारेगा और इसको ये धर लेगा। हार्पून कैप्चर बोल रहे हैं हम इसको। तो हार्पून कैप्चर से इसको पकड़ के वापस रख लिया जाएगा। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है, सॉरी तीसरा भी हो चुका है, वो है ड्रैग सेल। ड्रैग सेल में क्या है कि यहाँ पर जो ऑर्बिट है उनको पकड़ पकड़ के आपको अर्थ ऑर्बिट में भेजना है। अर्थ ऑर्बिट मतलब कि ये तो बहुत बड़ा सा एक जाल है और जिसके बेसिस पर ये धक्का लगा देगा, मतलब ये फाइनल है। ड्रैग सेल का क्या मतलब है, जितनी भी चीजें इसने पकड़ रखी होंगी, अब ये चौथा एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि जिसके बेसिस पर ये अपनी स्पीड रिटार्ड करते हुए ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश करेगा।
तो अर्थ के एटमॉस्फेयर, अभी तो हवा है नहीं यहाँ पर, तो ऐसे कुछ चेंज हो नहीं रहा है, अब हवा में एंटर किया है। इसके बाद डी ऑर्बिट करना स्टार्ट कर, डी ऑर्बिट मतलब कि अर्थ के अंदर आएगा और ये फिर खतरनाक तरीके से जल जाएगा। यही है हमारा कौन सा, ये हम पढ़ रहे हैं डी ऑर्बिटिंग के साथ साथ ये ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया, और यहां पर ये बात खत्म हो गई। मतलब कि बात समझ में आ गई ना, कि हमारा जो ये कैप्चर करेगा स्पेस डेब्रिस को, तो रिमूव डेब्रिस मिशन इस तरीके से काम करता है। उसी के बारे में अब पूरा यहां पर लिखा हुआ है कि स्पेस एक्स के फैल्कन 9 से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक करेगा। फिर ये जितने भी मेटेरॉइड्स होते हैं या फिर जितने भी आर्टिफिशियल मैनमेड चीजें होती हैं उनको ले आएगा। एक चीज अच्छा यहाँ पर आप ध्यान देना, एक होता है केस्लर सिंड्रोम, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। केस्लर सिंड्रोम जो है ना, वो स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड एक फिनोमेना है, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं कि जो केस्लर हैं उन्होंने इसकी पढ़ाई की थी। इन्होंने ये बताया कि इतना ज्यादा हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेस डेब्रिस क्रिएट करते जा रहे हैं, तो ना एक कैस्केडिंग कोलिजन हो सकता है। कैस्केडिंग कोलिजन का क्या मतलब है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराया, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को दूसरा मोमेंटम मिलेगा, ये किसी और से टकराएगा, ये किसी और से टकराएगा, और ऐसे करते करते ना पूरा एक मेश क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। इसके चलते क्या होगा कि जितने भी हमारे मान लो नेविगेशनल सैटेलाइट्स हैं, या फिर मान लो वेदर फॉरकास्टिंग सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, इन सब के ऊपर भी प्रभाव पड़ने लगेगा। इनऑपरेबल हो सकते हैं ये लोग, अपनी अपनी क्षमता को खो सकते हैं। तो रिमूव डेब्रिस मिशन इसी कैस्केडिंग इफेक्ट को, केस्लर सिंड्रोम को रोकने के लिए रिमूव डेब्रिस मिशन चलाया जा रहा है। तो यही सब फोटो वगैरह दिखा के आपको समझाने का है। यही नेट कैप्चर, हार्पून कैप्चर, विजन बेस्ड नेविगेशन और डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस, ये इसके कुछ 4 एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हैं जो कि इस तरीके से जो भी डेब्रिस हैं उनको रिमूव करने की बात करेगा। स्पेस हार्पून हमने देखा, फुल साइज सैटेलाइट्स को धर दबोचने के लिए एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पर टेस्ट डेब्रिस, नेट, हार्पून, ड्रैक्सिल, इसका भी इमेज है कि अगर आपको वीडियो याद करनी हो तो इस तरीके से इस इमेज के थ्रू आप चीजों को याद कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे कि इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी है। ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसरो भी इसका एक कमेटी का मेंबर है। तो देखो क्या होता है कि इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये समझ लो एक ऐसा इंटरनेशनल गवर्नमेंटल फोरम है जो कि नेचुरल डेब्रिस को और मैन मेड डेब्रिस को पकड़ने के लिए जो मान लो क्या एक्टिविटीज करनी है हमें आगे चल के, उसके लिए एक कमेटी आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ ना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं कि चलो अगर मान लो फ्यूचर में इंडिया की तरफ से कोई एक डेब्रिस, स्पेस डेब्रिस को कैप्चर करने के लिए मिशन लगाया गया, तो ये सबके साथ अपनी इंफॉर्मेशन साझा करेंगे कि हाँ भाई हमने ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। अब इनको इनके लिए कोई स्पेशल मिशन कोई नहीं भेजेगा। तो इस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए ये इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। इवन इनफैक्ट अगर आपको मैंने इसके बारे में नहीं भी बताया होता तो भी एग्जाम में, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इनके नाम को जरूर पढ़ना। इंटर एजेंसी है मतलब कि बहुत सारे इंटरनेशनल गवर्नमेंट फोरम्स यहां पर लगे होंगे। स्पेस डेब्रिस को कलेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट करने वाली एक कमेटी है। बस सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए था कि ये इसरो इसका मेंबर है कि नहीं। मेंबर है तभी हमने पढ़ लिया, मेंबर ना होता तो हम ऐसी कमेटी को देखते भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ा है तो मतलब ध्यान देना इस चीज को। फिर स्पेस डेब्रिस क्लीन अप करके ना एक इनिशिएटिव चलाया गया है और इसमें ग्लोबल मिटिगेशन मेजर्स लिए जाएंगे। ग्लोबल मिटिगेशन मेजर्स मतलब कि हम ध्यान देंगे पहले से ही हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं जिसके चलते स्पेस डेब्रिस क्रिएट ही ना हो। इसमें क्या क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि आप समझ लो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स मान लो ले आते हैं जिसमें नए डेब्रिस क्रिएट ही ना हो। सैटेलाइट्स को हम इस तरीके से रखेंगे कि हम उसमें जो भी छोटे छोटे नट बोल्ट्स ये सब निकल के आते हैं ये सब निकले ही ना। तो इन सब तरीके से हम लोग एक स्पेस डेब्रिस क्लीन अप इनिशिएटिव ले रहे हैं। जापान ने इसके लिए एक कोनोटोरी 6, पता नहीं मैं इसको सही तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूं कि नहीं, लेकिन याद रखना कोनोटोरी अगर ऐसा कुछ भी आता है, देखो अजीबोगरीब नाम भी यूपीएससी पूछती है कभी कभी। तो ये सैटेलाइट जो भी है ये जापान की है। फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या काम अभी तक कर पाया है, इंडिया कोई ऐसे स्पेस डेब्रिस मिशन नहीं भेज रहा है। उसके पास ना एक मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार है, मोटर। ये मोटर अभी क्या कर रहा है, केवल और केवल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, ट्रैक कर सकता है कि बताओ अपने यहां पर जैसे मान लो कुछ स्पेशल सैटेलाइट्स हैं, उनको ध्यान देगा कि उसके आसपास कोई भटक तो नहीं रहा है। बस उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए उन ऑब्जेक्ट्स को ये मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार बना दिया गया है। अब ये स्पेस जंग को ट्रैक करने की क्षमता इसके अंदर है। बस इतनी सी बात है। पहले क्या था ना कि इन सब चीजों को
पकड़ने के लिए, ध्यान देने के लिए, ट्रेस करने के लिए यूएस स्पेस एजेंसी नासा का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन 2016 के बाद जब से अपने पास मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार आ गया है, तब से हमने यूएस के नासा को टाटा बाय बाय बोल दिया है। फिर आता है एक हमारा टॉपिक एस्ट्रॉइड माइनिंग का। एस्ट्रॉइड माइनिंग समझ लो एक ऐसा टॉपिक है, मतलब एक ऐसा डिस्कशन का मुद्दा है साइंटिस्ट्स के बीच में, जो कि एनर्जी प्रॉब्लम्स के इतने सॉल्यूशंस को हम खोजते हैं कि भाई कैसे हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को ले आएं, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ बताते रहते हैं ना। ये एक बहुत ही खतरनाक तरीका है। हालांकि अभी हाइपोथेटिकल केसेस ही हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजीज चाहिए होंगी इनके लिए, लेकिन है बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज जो हैं इनके बारे में फंडिंग स्टार्ट कर चुकी हैं और इन पर रिसर्च भी स्टार्ट कर चुकी है। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे एस्ट्रॉइड है जहां पर 7500 टन ऑफ प्लैटिनम है। समझ रहे हो कितना ज्यादा महंगा हो सकता है ये। फिर यहां पर और भी प्रेशियस मेटल्स लाइक निकल, कोबाल्ट, ये सारी चीजें भी मिलती हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो ये लोग ये कर रहे हैं कि हम कैटलॉग बनाते हैं। देखो ये एस्ट्रॉइड है, इस एस्ट्रॉइड में ये चीजें मिलती हैं। दूसरे नंबर पर ये एस्ट्रॉइड है, इसमें ये चीजें मिलती हैं। इस तरीके से कैटलॉगिंग, और सबसे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें किस एस्ट्रॉइड पर जाके माइनिंग करने की जरूरत समझ में आ रही है। फिर इसके बाद आता है हमारा टाइप्स में उनको कैटेगराइज कर दो। कैटेगराइज कैसे कि एक सी टाइप है, एक एस टाइप है और एक एम टाइप है। अगर कभी भी यूपीएससी ऐसा पूछती है कि सी टाइप, एस टाइप, एम टाइप, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, ऑप्शन होगा एस्ट्रॉइड माइनिंग से रिलेटेड है ना। तो इस बेसिस पर याद करो, और डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। सी टाइप जो एस्ट्रॉइड्स होती हैं वहां पर कार्बन से रिलेटेड है, तो कार्बन कंटेंट यहां पर दिखेगा। एस टाइप जो है वहां पर एबंडेंट ऑफ मेटल्स मिलेंगे, इनके अलावा कुछ सिलिकॉन बेस्ड चीजें मिलेंगी। तीसरा एम टाइप मेटल टाइप है। एस टाइप में भी एबंडेंस ऑफ प्रेशियस मेटल्स मिलते हैं, लेकिन एम टाइप में एस टाइप का 10 गुना ऐसा प्रेशियस मेटल मिलने की संभावना होती है। तो इसीलिए हम लोग ये सब काम करने के लिए भी तैयार हैं, एस्ट्रॉइड माइनिंग की तरह। लेकिन अभी वही बात जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी जनरेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अभी हाल फिलहाल का ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, ऐसे ही लोग सोच रहे हैं कि हाँ अगर हमने स्टार्ट कर दिया कि भाई एस्ट्रॉइड पर जाओ, वहां से माइन करके लेके चले आओ, क्योंकि आउटर स्पेस है ना, वो तो कहीं कोई भी कुछ भी जा सकता है स्पेस में। तो अभी इन सब के लिए ना एक मारामारी, एक होड़ चलेगी बहुत तेजी से। प्लैटिनम, गोल्ड सब मिल रहा है वहां पर, जाके वहां पर माइनिंग कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी इसमें जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अभी हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम यहाँ पर जाके। और फैल्कन हेवी जो है ना, ये आपको आयरन मैन की याद दिला देगा। क्यों? क्योंकि इतना खतरनाक टेक्नोलॉजी लगाया गया है ना। अभी हम लोग जहां पर अपने केवल और केवल जो हमारा ऊपर का ये वाला पोर्शन होता है, केवल इसको वापस ले आने की बात कर रहे हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की बात कर रहे हैं। लेकिन इसने फैल्कन हेवी ने इतना खतरनाक टेक्नोलॉजी लगाया है, जो 3 स्टेजेस होते हैं ना इसके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये भी रीयूजेबल है। कैसे हैं जरा ये देखना, अभी एकदम बढ़िया आयरन मैन वाली फीलिंग आएगी। तो ये है अपना फैल्कन 9, और इसकी थोड़ी स्पीड में तेज कर देता हूँ जिससे अपना थोड़ा ज़्यादा टाइम ना जाए। मजे लेने की बात अलग है और पढ़ाई की बात अलग है। तो इसमें एक सबसे मज़ेदार बात ये है ना कि इसने टेस्ला की एक कार इसके अंदर है, ये भी बढ़िया स्पेस में लॉन्च की जा रहा है इसी के द्वारा, फैल्कन 9। तो समझ लो ऐसे ही मजे लेने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो मैं क्रॉस 2 पर चला गया हूँ, और ये स्पेस जो लॉन्च हुआ है ये चला तो गया। अब इसके अंदर जो भी बूस्टर्स लगे थे, जैसे ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं, ये एक बार जब हवा में गिरेंगे ना तो अपने यहाँ वाले तो खराब हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ये खतरनाक है। वापस आयरन मैन की याद आई क्या? ये वापस आ जाएंगे अर्थ पर, और ये अर्थ पर आराम से सेटल वापस आ गए। पहले इनको वापस यूज किया जाएगा। फिर सेकंड स्टेज वो निकल गया, सेकंड स्टेज भी आएगा वापस घूमने के साथ, और ये इंजन स्टार्ट हुई बढ़िया, ये भी आया। और ये भी, इसको भी आराम से हम ये समुद्र के अंदर में बीचों बीच एक हम लोगों ने इसका ये स्टेशन बना रखा है। हमने नहीं, मतलब स्पेसएक्स ने बनाया होगा वहाँ पर। उसके बाद ये जो बढ़िया कार निकलने की बात हो रही थी, मैं तो ऐसे दिखा रहा हूँ ताकि आपको फैल्कन की बात याद रहे। ऐसे ही है आराम से। तो इसके अंदर कोई इंसान नहीं है, बस ऐसे ही कोई मॉडल बैठा हुआ है। भेज दिया इन्होंने कार को अपना बढ़िया। कहीं पर भी फ्यूचर में किसी एलियन कोई कार मिलेगी तो वो समझ पाएगा कि भाई कितने खतरनाक हैं अर्थ वाले, और ऐसी टेक्नोलॉजी लेके साथ चल रहे हैं। तो इसको ऐसे ही स्पेस में छोड़ दिया गया है, यूं ही निकाल दिया गया है कि जाओ मंडराओ स्पेस में, घूमो टहलो ऐश करो, ठीक है। तो ये है अपना फैल्कन 9 का पूरा मतलब रीयूजेबल, जो पहले 3 स्टेज बूस्टर्स हैं वो रीयूजेबल है।
फैल्कन 9 समझ लो, उसकी पेलोड की अगर बात करूं ना तो यहां पर नंबर पढ़ पा रहे हो, 63,800 केजी उठाने की क्षमता है फैल्कन हेवी के पास। तो ये कहीं ज्यादा है, अपने इंडिया का नामो निशान नहीं है GSLV मैक 3 का। यहाँ पर सबसे लास्ट में चाइना का है, चाइना का भी 11,200 केजी तक का है। अपने यहाँ तो अभी 6400 केजी GSLV मैक 3 का अपना जो वजन उठाने की क्षमता है, पेलोड की क्षमता है, वही है। तो इसलिए फैल्कन हेवी नाम याद रखना। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर पढ़ा है? नहीं पढ़ा मैंने, काट दो, पता नहीं मुझे। फैल्कन अंडर सी केबल सिस्टम पकड़ में आ गया कि नहीं? फैल्कन के बारे में अगर हमने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो हमें ये तो पता होगा, फैल्कन जो है वो लॉन्च व्हीकल है, अंडर सी केबल सिस्टम नहीं है। और क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच्ड। बाकी पता हो नहीं पता उससे कोई मतलब नहीं है, बस फैल्कन के बारे में पता होना चाहिए था। तो जितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो यही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है कि आपको क्या पता डिस्कवरी, एटलांटिस, कॉस्मिक, ये कॉब वाला जो है क्या है, नहीं मतलब है। लेकिन आपको डेफिनेटली ये पता है कि फैल्कन जो है वो एक लॉन्च व्हीकल है और अंडर सी केबल सिस्टम नहीं है। आंसर टिक हो गया कि नहीं हो गया? तो 100% पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये कुछ वहां पर और भी एक्सप्लेनेशन है। और चूंकि मैंने आपको जब बोला है कि जो भी बाकी के ऑप्शंस होते हैं इनके बारे में भी जरूर से पढ़ लेना, तो यहां पर जरा स्लाइड्स को पॉज करके पढ़ जरूर से लेना कि आखिरकार ये सब क्या है। हो सकता है इन्हीं पर क्वेश्चन बन जाए अगले साल। मैपिंग ऑफ द यूनिवर्स विथ क्वासर पोजीशन, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, छोटा सा नहीं मतलब काफी बड़ा एक्सपेरिमेंट है। क्वासर हमने पढ़ा था एक बार, हमने पढ़ा था सुपर मासिव ब्लैक होल्स होते हैं। तो ब्लैक होल्स तो हम वहां से कोई लाइट वाइट तो आती नहीं है। क्वासर में क्या होता है कि जब इतने ज्यादा सुपर मासिव ब्लैक होल्स के सेंटर में जब खूब सारे पार्टिकल्स घुसने लगते हैं ना तो वो जलते हैं। जलते हैं इन द सेंस कि वहां ना एक एकदम समझ लो एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। तो उस एक्सप्लोजन को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं क्वासर पोजीशन से। मतलब कि हम लोग ये बता सकते हैं कि क्वासर पोजीशन जहां जहां से भी आ रहे हैं, अब भाई ब्लैक होल तो हमको दिखता नहीं है, लेकिन क्वासर पोजीशंस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना? क्योंकि यहां से बहुत ही तेजी से बीम ऑफ लाइट निकलती है, ब्राइट लाइट। जहां से भी इसे दूर दूर से निकलने की बात होगी तो वहां के जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं वो अचानक से दिखने लगेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यूनिवर्स की मैपिंग कर रहे हैं इस क्वासर पोजीशन से, ठीक है? तो ये थोड़ा सा अपने अंदर याद रखना। इसके लिए स्लोआन फाउंडेशन टेलीस्कोप है। तो स्लोआन जो है वो क्या है? स्लोआन कभी भी बोले तो वो एक टेलीस्कोप है, ये याद रखना, बस इतनी सी बात है, ठीक है? और ये क्वासर्स को, नंबर ऑफ क्वासर्स को ट्रेस करने की बात करता है। फिर नासा का ना एक ओरायन स्पेसक्राफ्ट है, और जिसने ओरायन स्पेसक्राफ्ट क्या है, मैन्ड मिशन के लिए ओरायन स्पेसक्राफ्ट बनाने की बात हो रही थी। और जैसे दूर दराज कभी मार्स पर चले गए, कभी मून पर चले गए, इन सब के लिए कोई भी खतरनाक बीच में सीन आता है और वहां से मिशन को अबॉर्ट करना पड़े और जितने भी लोग इसके अंदर बैठे हैं वो वापस सेफली अर्थ पर लैंड कर जाए, उसके लिए ओरायन स्पेसक्राफ्ट बनाया जा रहा है। इसकी टेस्टिंग वगैरह बढ़िया से हो चुकी है। और लॉन्च अबोर्ड सिस्टम जो एक्चुअल में गगनयान मिशन अभी हम पढ़ेंगे ना, तो गगनयान मिशन का भी मेन जो फंडा है लॉन्च अबोर्ड सिस्टम, उन सब की टेस्टिंग हो चुकी है। मतलब कि अब इसरो के पास भी ये सब टेक्नोलॉजी है, तो कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि इन्होंने, नासा ने ओरायन स्पेसक्राफ्ट बना लिया है। तो ओरायन स्पेसक्राफ्ट की अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे तो कुछ ऐसा काम करता है, यहां पर उतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। बस ये समझो कि ओरायन जो है वो नासा का ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि वापस से क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ले आ सकता है वापस से। तो बस इतना ही पढ़ना था। यहां पर देखते हैं कुछ अगर अपने पास, नहीं, इससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है। और ओरायन के बारे में बस इतनी ही पढ़ना था, कुछ ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि ये पढ़ो, नासा ना एक रोजा नाम से एक रोल आउट सोलर एरे बना रहा है। तो एक तो सबसे पहले रोल आउट, या केवल अगर रोजा नाम दिया, रोजा किससे रिलेटेड है? नासा से रिलेटेड है। और काम क्या करता है? काम क्या करता है उसके लिए आप समझो कि आपके घरों में कैलेंडर आते हैं ना, कैलेंडर को हम लोग रोल आउट ऐसे मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, जैसे चार्ट को, ग्राफ्स को, या फिर ऐसे बड़े बड़ी चीजों को रोल कर देते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो उनको खोल देते हैं। पुराने जमाने में जो चिट्ठियां राजाओं के पास पहुंची जाती थी उसमें भी कुछ कैलेंडर टाइप का चलता था, समझ लो वैसा ही कुछ अपना रोजा है। ये सोलर एरे को ना फोल्ड कर देता है, मतलब फोल्डेबल सोलर एरे यहां पर यूज किए गए हैं। तो इससे होगा क्या, ये ना हाईली पावरफुल सोलर एरेज हैं, सोलर प्लेट्स हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब होगा क्या कि जो ये रोल आउट वाला इसके फंक्शन है ना, इससे हम लोग इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को भी यूज कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि मान लो मार्स पर कोई भी चीज गई है, तो यूं ही पहले ना हमें बहुत बड़े बड़े पैनल्स लगाने पड़ते थे सोलर के।
तो बड़ी दिक्कत होती थी। बड़े पैनल्स, जितना बड़ा पैनल लगाएंगे उतना बड़ा इसमें हमें पैनल लगाना पड़ेगा और हैवी भी होगा, और साथ ही साथ दिक्कत ये होगी ना कि हम जब भी मार्स पर जाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा अपना सैटेलाइट, तो हम उतने सोलर बेस्ड एनर्जीज पर बेस्ड हो नहीं पाते थे, तो बड़े सोलर पैनल लगा नहीं पाते थे। लेकिन अब यहाँ इन्होंने बड़ा सही काम किया है। अब क्या होगा कि ये रोल आउट वाला जो फंडा है ये रोल होके बाहर जाएगा, और एस्ट्रॉइड को समझ लो, मान लो अगर कोई भी काम करना है उसके लिए बहुत ही बढ़िया ये एनर्जी प्रोवाइड करने की बात कर सकता है। तो इसीलिए रोजा जो है इसके बारे में जरूर से आप पढ़ लो, याद कर लो। सिग्निफिकेंस ऑफ रोजा यही है कि टेक्नोलॉजी में जहां पर भी सनलाइट, जहां पर हमें एक्वायर करके इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना था, जो पहले हम नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारा डिजाइन जो था वो पैनल बेस्ड हुआ करता था, तो पैनल्स को हम लोग एक सीमित के बाद, मतलब एक लिमिट के बाद नहीं यूज कर सकते। एक मिनट, ये देखते हैं, यहां से आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखो ये है अपना रोजा। रोजा यही सिंपल सा है, देखो बस ये छोटा सा ये चीज है, और जब चाहे ये उसको एक्सटेंड कर सकता है। इसको भी जरा मैं स्पीड अप कर देता हूं डबल स्पीड पर। हाँ, तो ये रोल आउट होके बाहर निकलेगा आराम से, और सन रेज इस पे पड़ेंगी, तो यहां पर जो भी चीजें यूज की जाएंगी ना वो समझो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से ज्यादा एनर्जी कैप्चर कर पाएगा। और दूसरी बात ये भी कि रोटेट करके कहीं पर भी भेजो, चलो वो तो पैनल के पास भी हुआ करता था, लेकिन इसके पास ये जो फोल्डिंग कैपेबिलिटी आ गई ना वो बहुत खतरनाक है। तो इस तरीके से हम लोग रोजा को यूज कर सकते हैं। ओके, फिर यही बात थी, रोजा तक की बात करनी थी आपको। और रेडियो, टेलीविजन सैटेलाइट्स, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट, ग्राउंड पोजिशनिंग सैटेलाइट, जो भी चीजें हैं उनको पावर करने के लिए बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है, जो कि फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि मार्स मिशन भेजना है, मतलब दूर दूर दराज सैटेलाइट्स पे जहां पर प्रोपेलेंट का यूज करना है, तो हम प्रोपेलेंट्स को पावर कर सकते हैं इस रोजा के चलते, है ना। तो समझ लो कॉम्पैक्ट है और किसी भी तरीके का काम, पावर जनरेटिंग जहां पर भी काम होगा वो कर सकता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक प्रपोल्शन स्पेसक्राफ्ट में काम आ सकता है। तो ये रहा अपना नासा का फ्लेक्सिबल रोल आउट सोलर एरे रोजा स्पेस। तो बस इतनी सी ही बात करनी थी। यहां पर एक और चीज देख लो, फाइनल आखिरी स्लाइड है आया आज का, कॉस्मिक एक्सरे मिस्ट्रीज, मतलब कि ना एक IXPE मिशन नासा के द्वारा बनाया गया है, इमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर। इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? केवल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इस साल लॉन्च होने वाला है, तो बस इसीलिए पढ़ रहे हैं। बस इतना याद रखना कि इमेजिंग एक्सरे पोलारीमीटर एक्सप्लोरर जो है वो मिशन किसका है? IXPE मिशन किसका है? नासा का मिशन है। क्या करेगा? जो भी हमारे पुराने जमाने के, मतलब पुराने जमाना मतलब कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के जो भी कॉस्मिक एक्सरेज के ओरिजिन्स होते हैं उनको ट्रेस करने की बात करेगा। क्या होता है कि जो हमारे मैटर्स जब भी आपस में इंटरैक्ट करते हैं ना, तो वो ऐसे कॉस्मिक एक्सरेज जनरेट करते हैं और वो स्पेस में यूं ही टहलते घूमते रहते हैं। तो जो भी ऐसे एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशंस रही होंगी वो कहीं ना कहीं अभी भी एटमॉस्फेयर में ट्रेवल कर रही होंगी, उनको पकड़ने की बात होगी। या फिर मॉन्स्टर ब्लैक होल्स से कोई अगर ऐसा मान लो वेव्स जनरेट हो रहा है, उनको पकड़ने की बात हो गई। तो उसके लिए एक इटालियन स्पेस एजेंसी और नासा का ये कंबाइंड एफर्ट है जिसका नाम है IXPE इमेजिंग एक्सरे पोलारीमीटर एक्सप्लोरर। बस इतना याद करना है। इसके अंदर 3 टेलीस्कोप सिस्टम्स लगाए गए हैं जो कि एक्सरेज को मेजर करने में, मतलब कि जो पोलराइजेशन होती है ना इन वेव्स की, उनको मेजर करने में काम आएगा। दैट्स इट। तो बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इतनी थी। यहीं पर लेक्चर को पॉज करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो उसमें खूब सारे प्लैनेट्स जैसे कि मून पर, सन पर, मार्स पर, इन 2-3 चीजों की बात करेंगे। उसके बाद शायद एक और ऐसे ही मैं और वीडियो बनाऊं जिसके बेसिस पर ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं मजा आया होगा आपको, चीजें समझ में भी आई होंगी, पढ़ाई भी हो गई होगी लगभग, और सब कुछ बैलेंस्ड वे में चल रहा है। बहुत डिटेल में भी नहीं गए और बहुत ऊपर से भी हमने नहीं देखा है। मोर और लेस चीजें याद होने वाली थी, है ना। तो बस इसी तरीके से 1-2 चैप्टर्स मैं और बनाता हूं फटाफट से अभी आपके लिए, तो उनको भी हम देख लेंगे अभी। ठीक है, चलो फिर इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।